हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 6 मई 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उससे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? तो दोस्तों, भारत की रैंक है 150। 180 देशों में भारत किस में आता है? 150th प्लेस पे आता है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो फ्रांस में। दोस्तों, फ्रांस में एक संस्थान है और इसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी किया जाता है। सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे ऊपर नॉर्वे है। और देखिए, दूसरे नंबर पर है डेनमार्क, तीसरे पे स्वीडन है, एस्टोनिया चौथे पर है और फिनलैंड 5वें स्थान पर है। दोस्तों, भारत पिछले वर्ष किस स्थान पे था? तो 2021 में भारत 142 प्लेस पे था। अब भारत 150वें स्थान पे पहुंच गया है। दोस्तों, भारत 8 स्थान और नीचे चला गया है और भारत का स्कोर है 41। अब आइए और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो इस सूचकांक में निचला 5 स्थान प्राप्त करने वाले देशों को जान लेते हैं। तो उत्तर कोरिया किस प्लेस पर है? 180, इरिट्रिया 179, ईरान 178 और तुर्कमेनिस्तान 177, म्यांमार 176 प्लेस पर है। अब आइए जान लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है। सबसे पहले हम बात करेंगे भूटान के बारे में। तो देखिए, भूटान 33 प्लेस पर है, नेपाल 76 प्लेस पर है, श्रीलंका 146, पाकिस्तान 157 और बांग्लादेश 162। चीन 175 प्लेस पर है, यानी चीन की स्थिति तो और भी खराब है। दोस्तों, अब बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी 16th प्लेस पर है, कनाडा 19th, फ्रांस 26th, यूनाइटेड किंगडम 24th प्लेस पर है और यूएसए 42, जापान 71 और लास्ट में बात करें देखिए रूस की, तो रूस 155 प्लेस पर है। मैंने आपको प्रमुख देशों की लिस्ट बता दी है, कौन सा देश कौन से स्थान पर है। आप इन सभी पॉइंट्स को लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में। दोस्तों, विश्व के देशों में प्रेस की स्थिति के बारे में बताता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। 2002 से हर साल यह सूचकांक जारी करता है। यह संगठन क्या करता है दोस्तों? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की फ्रीडम की वकालत करता है। स्थापना कब हुई थी? 1985 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में। कहां पर है? पेरिस में है। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र में क्या स्थिति प्राप्त है? सलाहकार की स्थिति से प्राप्त है। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022? तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम है ओनली वन अर्थ। दोस्तों, पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 5 जून 1974 को मनाया गया था। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी पॉइंट्स मैं आपको समझाने वाला हूं सबको बहुत ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, पर्यावरण जो है उसकी प्रदूषण की समस्या की हल निकालने के लिए पूरी दुनिया को बुलाया गया और 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में है, विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। दोस्तों, इस सम्मेलन में एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया गया था और इस बार की थीम भी आप याद रखिएगा, ओनली वन अर्थ है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं 2021 की थीम क्या है। तो 2021 की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 2022 में होस्ट कंट्री कौन है? स्वीडन है। 2021 में होस्ट कंट्री पाकिस्तान थी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में अब हम जान लेते हैं। 5 जून 1972, 5 जून 1972 को स्थापित किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यह एक प्रकार का क्या है? ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नैरोबी, केन्या में है। इसका कार्य क्या है दोस्तों?
वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम भारत में पर्यावरण से रिलेटेड जो भी कानून बनाए गए हैं, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की, जो कि 1972 में पारित किया गया था। देखिए, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इस एक्ट को क्यों पारित किया गया। जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं और जो जानवर हैं, उनको सिक्योरिटी प्रदान करना, और जंगल, उनके जो आवास है, जो उनका हैबिटेट है, उन सभी को संरक्षण प्रदान करना। अब देखिए, दूसरा जो कानून बात करेंगे ये है जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम। देखिए 1974 और 1977 में से पारित किया गया। देखिए, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया है, जल प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास किए गए हैं और उसको रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे हम वन संरक्षण अधिनियम, जो कि 1980 में बनाया गया। इसके द्वारा वनों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था। चलिए देखिए, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था 5 जून 1972 को। दोस्तों, इसी से प्रभावित होकर के भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया, जिसके तहत क्या किया गया, मानव, प्राणियों, जीवों, पादपों को संकट से बचाना तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु सामान्य कानून का निर्माण करने के लिए इसे पारित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में श्रेष्ठ लखनऊ को बंद करने की घोषणा किसने की है? हु हैज अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ श्रेष्ठ लखनऊ? तो दोस्तों, इसकी घोषणा की है भारतीय रेलवे ने। अब आइए समझते हैं क्या कारण है कि श्रेष्ठ लखनऊ को बंद क्यों किया गया और क्या था श्रेष्ठ लखनऊ। देखिए, श्रेष्ठ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल रेलवे एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसकी स्थापना तकनीकी प्रगति, जो टेक्निकल डेवलपमेंट है, टेक्निकल प्रोग्रेस है, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये लॉन्ग टर्म रेलवे रिसर्च प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 2016 में। कब की गई थी? 2016 में। अब आइए और भी बिंदुओं को समझ लेते हैं। जो श्रेष्ठ है, ये किसका हिस्सा था? श्रेष्ठ जो था, ये डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट था। अब जो नई योजना बनाई जा रही है, इसमें रेलवे क्या कर रहा है, डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च, डिजाइन, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के 32 निदेशालयों को मिला दिया जाएगा और 7 कार्य क्षेत्रों में लाने का इसने फैसला किया है। दोस्तों, यहाँ पे रेलवे की बात आई है तो मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है। तो इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। भारत के वर्तमान रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, चलिए चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। ध्यान से सुनिएगा। तो प्रश्न ये रहा, देश का 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है? तो देखिए, इस कंपनी का नाम है ओपन। क्या नाम है इसका? ओपन। दोस्तों, ये कहां पर है? ये बेंगलुरु में है। बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन जो है 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। जो ओपन है, यह एक बैंकिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म है। नए सिरे से फंडिंग जुटाने के बाद कंपनी का जो मूल्य है $1 अरब को पार कर गया है। दोस्तों, भारत में जो यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कंपनी है, पूरी दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है और चीन जो है दूसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर यूके है और 5वें स्थान पर जर्मनी है। यहाँ पे यूनिकॉर्न शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? ऐसे स्टार्टअप्स जिनका जो वैल्यूएशन है, मूल्य है, $1 बिलियन से अधिक हो। दोस्तों, आज की नॉलेज फैक्ट्री में, नॉलेज के तड़के में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं नदियों के किनारे स्थित विश्व के महत्वपूर्ण नगर। तो देखिए, लंदन कहां पर है? ब्रिटेन में है। ये टेम्स नदी के किनारे है। दूसरा है दोस्तों बगदाद। बगदाद जो कि इराक में है, ये दजला नदी के किनारे है। इटली की कैपिटल रोम है। ये किस नदी के किनारे है? टाइबर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सिडनी, जो कि कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये डार्लिंग नदी के किनारे है। दोस्तों, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और ये सिन नदी के किनारे है। अमेरिका में दोस्तों स्थित है नगर। देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे वॉशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में है। ये पोटोमैक रिवर के नदी के किनारे है। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है, डेन्यूब रिवर के किनारे है। दोस्तों, लास्ट है फ्रेंड जर्मनी। तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है और ये स्प्री नदी के किनारे है। चलिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के पद का हाल ही में प्रभार किसे प्रदान किया गया है? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है संगीता सिंह। क्या नाम है? संगीता सिंह। ये किनका स्थान लेंगी? जेबी महापात्र का स्थान लेंगे। किसके? जेबी महापात्र का स्थान लेंगी। दोस्तों संगीता सिंह की बात करें तो प्रेजेंट में लेखा परीक्षा और न्यायिक का प्रभार संभाल रही हैं और इनके पास इनकम और राजस्व और करदाताओं सेवा का अतिरिक्त प्रभार भी है। यहाँ पे बात आई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की, तो इसका क्या कार्य है? दोस्तों ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसीज मेकिंग का कार्य करता है, नीति बनाता है। दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक प्रेसिडेंट होता है, एक अध्यक्ष होता है और इसमें 6 सदस्य होते हैं। आयकर विभाग का जो नेतृत्व है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी करता है। भारत में जो प्रत्यक्ष कर है, जो डायरेक्ट टैक्स है, इससे रिलेटेड जितने भी मामले हैं 1 जनवरी 1964 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सौंप दिए गए थे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कितने बीपीएस की बढ़ोतरी की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 40 बीपीएस। बीपीएस का मतलब होता है बेसिस पॉइंट। तो दोस्तों 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीमेंट की गई है। पहले रेपो रेट 4% थी, अब ये बढ़ाकर 4.40 कर दी गई है। दोस्तों आइए समझते हैं कि रेपो रेट बढ़ाने या फिर घटाने पे क्या असर पड़ता है। यह है फ्रेंड्स आरबीआई और यह है शेड्यूल्ड बैंक और यह है पब्लिक और यहां पर मैं लिख रहा हूं इन्फ्लेशन। बहुत ही सिंपल भाषा में हम इसे समझ लेंगे। आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया, रेपो रेट को बढ़ा दिया। इसका यह मतलब है कि शेड्यूल्ड बैंक को भी पैसा महंगा पड़ेगा, यानी उनके पास जो पैसा होगा, उनको जो पैसा आरबीआई से मिल रहा है वो ज्यादा रेट पे मिल रहा है, तो वो भी बढ़ा कर देंगे पब्लिक को। तो क्या पब्लिक ज्यादा रेट पे पैसा लेगी, ज्यादा ब्याज पे पैसा लेगी? नहीं लेगी। तो पब्लिक के पास पैसा कम होगा, तो इससे क्या होगा? महंगाई कम हो जाएगी। समझ गए? पैसे कम है तो मार्केट जाएंगे नहीं परचेस करने। अब इसी का उल्टा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने रेपो रेट को घटा दिया, तो शेड्यूल बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा, शेड्यूल बैंक के पास कम इंटरेस्ट पे पैसा होगा, तो वो भी पब्लिक को कम इंटरेस्ट पे पैसा देगी। तो कम ब्याज पे जब पब्लिक को पैसा मिलेगा तो ज्यादा पैसा लेगी पब्लिक और मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाएगा, तो महंगाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ गए आप? तो इस प्रकार से रेपो रेट असर डालता है। रेपो रेट बढ़ाने पर महंगाई कम होती है और रेपो रेट जब घटा देते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है? जब केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक वाणिज्यिक बैंकों से पैसा लेती, शेड्यूल बैंक से पैसा लेती है, तो हम इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा रही है। 2018 अगस्त के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है। तो दोस्तों मैंने इसको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा दिया था कि रेपो रेट पे जब बढ़ोतरी होती है तो आप पर क्या असर होगा। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है दोस्तों? आपका होम, कार लोन जैसे अन्य कर्जों की ईएमआई बढ़ जाएगी। ठीक है। रेपो रेट बढ़ने का असर क्या होता है? सेविंग्स बैंक अकाउंट और एफडी पर भी असर होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेपो रेट बढ़ाने से महंगाई को कम किया जा सकता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, रेपो रेट बढ़ने से औद्योगिक विकास धीमा पड़ जाता है। क्यों? दोस्तों आपको मैंने बताया कि आरबीआई जो पैसा देगी शेड्यूल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे देगी, और जब ज्यादा इंटरेस्ट पे देगी तो शेड्यूल बैंक कॉरपोरेट को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज को भी पैसा ज्यादा रेट पे देगी। तो इंडस्ट्री वेट करेगी कि कब ब्याज दर कम हो तब वो पैसा उठाएगा। इस तरीके से दोस्तों पैसा मार्केट में कम हो जाएगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी धीमा पड़ जाता है, पर महंगाई भी घट जाती है। स्पेनिश लीग खिताब फुटबॉल हाल ही में किसने जीता है? हु हैज वॉन द स्पेनिश लीग टाइटल? तो हाल ही में ये टाइटल जीता है रियल मैड्रिड ने जीता है। किसने? रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने किसको हराया है? तो एस्पेनियोल को। किसे? एस्पेनियोल को हराया है। 4-0 से हराकर इन्होंने 35वां स्पेनिश लीग खिताब को जीत लिया है। दोस्तों मैड्रिड जो है इसने 3 सीजन में दूसरा और 6 साल में तीसरा खिताब हाल ही में जीता है। फाइनल मैच में रोड्रिगो ने 2 गोल दागे, जबकि मार्को एसेंसियो और करीम बेंजेमा एक गोल किया। टॉप गोल स्कोरर रहे करीम बेंजेमा, इन्होंने 26 गोल दागे हैं। अब सवाल उठता है कि स्पेनिश लीग खिताब की शुरुआत कब से हुई है? 1929 से, और इसे ला लीगा फुटबॉल लीग भी कहते हैं।
इसका आयोजन कहां पर होता है? स्पेन में किया जाता है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य में अपनी तरह का पहला अपशिष्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किया गया? इन विच स्टेट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वेस्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट हैज बीन सेट अप? तो दोस्तों इसको स्थापित किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में। देखिए इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, उसको कम करने के प्रयास में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अपनी तरह का पहला अपशिष्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट को स्थापित किया गया है। दोस्तों क्या होगा इसमें? हर दिन 1600 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे को वापस से रिसाइकल किया जाएगा। दोस्तों भारत में कंज्यूमर गुड्स पैकेजिंग मार्केट में काम करने वाली कंपनी है, इसका नाम है फिनिश कंपनी हुहुत-माकी। हुहुत-माकी ने इस प्लांट को स्थापित करने के लिए 90 मिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। हमारी अगली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज मैं आपको बताने वाला हूं 42 अमेंडमेंट। भारत के संविधान संशोधन में हम बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन की, जो कि 1976 में हुआ और इसे भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारत का लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव 1976 में लाए गए। तो देखिए सबसे पहले संविधान के प्रस्ताव में, संविधान के प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए: पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सेकुलरिज्म, समाजवादी का मतलब होता है सोशलिज्म, अखंडता का मतलब होता है इंटीग्रिटी। दोस्तों पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को एक समान भाव से देखता है और सभी का आदर करता है। समाजवादी का मतलब होता है सोशलिज्म। इसका यह मतलब होता है कि भारत की जितनी भी नीतियां बनेगी वो समाज के लिए बनेगी, सोशल वेलफेयर के लिए बनेगी। दोस्तों यहाँ पे अखंडता का मतलब होता है इंटीग्रिटी, यानी कि भारत हमेशा अपने आप को एक करके रखेगा, इंटीग्रल करके रखेगा, अपनी अखंडता को कभी खंडित करने नहीं देगा। देखिए दूसरे पॉइंट को समझते हैं। इस संविधान संशोधन में संविधान की भाग 4 का पार्ट 4A और आर्टिकल 51A जोड़कर नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य, 10 नहीं 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। दोस्तों इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि भी कर दी गई। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि संसद किसी भी संविधान संशोधन को घोषित करती है तो न्यायालय में इसकी चुनौती नहीं दी जा सकती। दोस्तों इसके अलावा केंद्र को यह भी अधिकार दिया गया, चाहे तो वह केंद्रीय सुरक्षा बलों को राज्यों में भी तैनात कर सकती है। देखिए अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा किसके नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाया जाएगा? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा जी के नाम पर। ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं। आप सभी को पता है कि 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड मेडल दिया था। किसे? भारत को गोल्ड मेडल दिया था भाला फेंक में, और हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। इन्होंने एक घोषणा की है कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव पानीपत में स्टेडियम बनाया जाएगा। नीरज चोपड़ा के गांव में 10 करोड़ रुपए में स्टेडियम बनाया जाएगा। 4 से लेकर 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको करंट अफेयर्स की रसमलाई देने वाला हूं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो देखिए हाल ही में अरविंद त्रिवेदी जी का निधन हो गया। वह क्या थे? तो दोस्तों यह अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। किस जिले के प्रसिद्ध वाडा कोलम चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है? महाराष्ट्र के पालघर चावल को। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ताकि इसके संरक्षण किया जा सके, लोगों को इसके महत्व के बारे में बताया जा सके। जीमैक्स नेवल एक्सरसाइज का 5वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? नाम से स्पष्ट है, जे लगा हुआ, तो जे से जापान याद रखिएगा, जापान। T20 में 400 छक्का लगाने वाले भारत और एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इनका नाम है रोहित शर्मा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 5 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को हाल ही में किसने जीता है? जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका ने। दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज हाल ही में किस देश में बनाया गया? वियतनाम में।
छठवें इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेंस में भारत और जर्मनी के बीच में हाल ही में कितने समझौते हुए? 9। मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य में हाल ही में शुरू की गई? छत्तीसगढ़ में। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्णिया में। देखिए नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व अस्थमा दिवस 2022 कब मनाया गया? 3 मई को। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड बेंगलुरु परिसर का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत वन आच्छादित है? 31%। 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? केरल ने। देखिए 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन रहा, हाल ही में किस देश में तैनात 1160 भारतीय शांति सैनिकों को यूएन मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये कहां पे तैनात है? साउथ सुडान में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो क्वेश्चन ये रहा, रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था 5 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 6 मई के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आज के सेशन का टारगेट 4000 लाइक्स का है और मुझे पता है कि हम और आप मिलकर के इतिहास रचने वाले हैं। फॉलो करना है क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे तो सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन जरूर दबा ले ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।